हेलो एंड वेलकम बैक। सो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीवाईक्यूज, ओके, जो कि सेशन 5th था। ये है सेशन 6th। ओके, सो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा, आपको हेल्प लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि व्हेन ए सॉलिड बिकम्स अ लिक्विड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट द इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, कि जब सॉलिड है, ठीक है, और सॉलिड लिक्विड बनता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट पे, तो इंट्रोपी सिस्टम का क्या होता है। तो सबसे पहले इंट्रोपी मतलब क्या होता है। इंट्रोपी एक टर्म है जो कि मेजर करता है क्या चीज़ को, ठीक है, जो कि एसिड डोनेट होता है, किस चीज़ को मेजर करता है, डिसऑर्डर या रैंडमनेस को। कोई भी सिस्टम है, उसमें कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस है, उसको, ठीक है, मेजर करता है। सिंपल सी बात है कि जब सॉलिड मेल्ट होता है ना लिक्विड में, मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ कुछ, अब जैसे सॉलिड से लिक्विड होगा तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स है जो फ्रीडम पा जाएंगे थोड़ा मूव करने के लिए। ठीक है, वो थोड़ा मूव करने लगेंगे। जैसे सॉलिड जब आइस होता है तो वो तो पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है। सॉलिड हम पढ़े हैं ना बचपन में, टाइटली पैक्ड है, इसके मॉलिक्यूल्स पैक्ड हैं। लिक्विड हो गया तो मॉलिक्यूल्स थोड़े फ्लो करने लगे तो आपस में टकराएंगे, तो और ज़्यादा फ्लो करेंगे, इधर उधर होंगे, तो क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गया, डिसऑर्डर बढ़ गया, तो मतलब इंट्रोपी इंक्रीज कर गया। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, इंट्रोपी इंक्रीज कर गया। ठीक है, तो ये चीज़, और ये कहाँ से आती है हमारे, तो ये हमारा जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वहाँ से आता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझने वाली है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे मैथमेटिकल रिलेशनशिप भी दिया हुआ है कि चेंज इन इंट्रोपी ड्यूरिंग मेल्टिंग इज डिफाइंड एज डेल्टा एस इक्वल्स टू डेल्टा एस फ्यूजन बाई टी मेल्टिंग। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, ओके, इंडोथर्मिक होता है, और तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पे कुछ बेसिक्स है। ठीक है, ओके, इंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, और फॉर आइसोलेटेड सिस्टम टोटल इंट्रोपी नेवर डिक्रीज। जैसे यूनिवर्स का टोटल, जैसे यूनिवर्स है, सबसे बड़ा सिस्टम क्या यूनिवर्स है, तो उसकी इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज ही करती है, कभी वो घटती नहीं। मतलब हमेशा रैंडमनेस बढ़ते जा रहा है हमेशा। ठीक है, डिसऑर्डर बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इंट्रोपी क्या क्यों मैटर करता है कि डिटरमाइन करता है डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फाउंडेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, लिमिट्स द यूजेबल एनर्जी, एसेंशियल एनर्जी, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल सिस्टम, कनेक्ट्स माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये सब है। ओके, इंट्रोपी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में कैसे होता है, तो गैस लॉ में होता है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेसेस में भी होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पॉइजनिंग कॉज्ड बाय मिथाइल मर्करी नोन एज। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल सीएनएस पॉइजनिंग है वो जो होता है वो किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो वो होता है मिथाइल मर्करी के द्वारा। अगर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो जो हमारा डिजीज़ है, जो सीएनएस डिजीज़ है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पॉइजनिंग जो होती है, अगर वो मिथाइल मर्करी से हो रहा है तो उस बीमारी को क्या कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है, तो ये है मीनामाटा डिजीज। क्या है ये, मीनामाटा डिजीज। तो मीनामाटा डिजीज है ये। ठीक है, जो मिथाइलोग्लोबिनीमिया है। ठीक है, मिथाइलोग्लोबिनीमिया है, तो ये कॉज होता है नाइट्रेट से। ठीक है, जो वाटर में नाइट्रेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है उसकी ऑक्सीडाइज कम होता है। ठीक है, ज़्यादा मतलब कैरी करना, जो ऑक्सीजन हमारा जो ब्लड है, हेमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन कम कैरी कर पाता है। ठीक है, तो ये मर्करी से लेना देना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एनेमिक डिजीज। तो ये तो इससे आपको पता ही है, कोई लेना देना नहीं है, ये तो आयरन डिफिशियंसी का समस्या है। और इटाइडाइड डिजीज तो, ठीक है, इटाइडाइड डिजीज तो होगा नहीं इससे। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जो मीनामाटा डिजीज है ना, वो एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। तो उसमें वो किसी कारण से होता है, तो मिथाइल मरकरी के कारण होता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है,
तो ये पहली बार आइडेंटिफाई किया गया था जापान में 1956 में। क्या हुआ था, वहाँ पे कंपनी थी जिसका नाम था सीसो कॉरपोरेशन, ठीक है, सीसो कॉरपोरेशन, और केमिकल फैक्ट्री थी। तो उसने क्या किया कि इनऑर्गेनिक मरकरी को डिस्चार्ज कर दिया। वहाँ पर एक बे है जिसका नाम है मीनामाटा बे, ठीक है, मीनामाटा बे में डिस्चार्ज कर दिया। तो डिस्चार्ज कर दिया तो पहले किसी को पता ही नहीं था कि क्या होता है। तो उसने भाई, और उतने इन्वायरमेंटल रेगुलेशंस नहीं थे, उतनी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थी, तो डिस्चार्ज कर दिया कि चलो कोई बात नहीं। उसके बाद क्या हो गया कि जो मरीन बैक्टीरिया थे वो उसको मिथाइलेट कर दिए, ठीक है। क्या किया था उसने, इनऑर्गेनिक मरकरी को किया था। इनऑर्गेनिक मरकरी तो उतना वैसा है नहीं, ठीक है। अब वो मिथाइलेट हो गया, मिथाइलेट से वो मिथाइल मरकरी बन गया। मिथाइल मरकरी हो गया तो मछलियों में बायो एक्यूमुलेट होने लगा। फिर उससे बड़ी मछलियाँ खाई तो बायो एक्यूमुलेशन होने लगा। फिर लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब मोस्टली नॉन वेजिटेरियन है, उनका फिश उनका डाइट है, क्योंकि वैसा जगह है, वो क्लाइमेट है, टेरेन है कि वहाँ पे मोस्टली वो लोग उस तरह का डाइट का। तो फिर लोग सी फूड से लोगों के लोकल पॉपुलेशन में आ गया, ठीक है। तो मिथाइल मर्क्यूरी क्या है, वो क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर जो है, ठीक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर दिया। फिर प्लांसेटा को भी क्रॉस करने लगा, ठीक है। उसके कारण क्या हो कि जो बच्चे जन्म ले रहे थे उनके अंदर भी समस्या आने लगा, ठीक है। कई सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज आने लगा, मतलब एटेक्सिया होने लगे, कोऑर्डिनेशन की कैसे क्या है, सामने कैसे चलना वो समझ में नहीं आया था। कई लोग में डिफनेस आ गया, कई लोग में पैरालिसिस आ गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे कि बच्चे जन्म ले रहे थे डिसेबिलिटीज़ के साथ, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये सब हुआ, ओके। तो ये सब हुआ मीथेन ग्लोबिनेमिया से, ठीक है, जिसको कि, ठीक है, तो जो मीथेन ग्लोबिया है तो उसमें क्या हुआ, तो हमने मीनामाटा डिजीज का समझ लिया, ठीक है, कि ये हुआ मीनामाटा डिजीज में मिथाइल मरकरी के कारण। और जो हमारा ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ठीक है, नाइट्रेट से, जिसको क्या बोलते हैं, मिथैलोग्लोबिनेमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्यों होता है, वो नाइट्रेट पॉपुलेशन से होता है, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट है भाई, यहाँ पे दिया हुआ डिटेल, ठीक है। और मिथाइल मरकरी के साथ क्या है ना कि बहुत ही ज़्यादा लिपोफिलिक है, मतलब फैट सोलूबल है, तो आराम से वो ब्लड ब्रेन बैरियर, क्योंकि हर जगह फैट होता है, तो वो उसको आराम से कर जाते हैं क्रॉस, ठीक है। और जो हमारा इटाई डिजीज था, ठीक है, इटाई डिजीज, ये भी जापान में हुआ था, जापान में, ठीक है। ये इस कारण से होता है, आपको पता है कि कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम पॉल्यूशन के कारण हुआ था, ठीक है। क्योंकि कैडमियम की माइनिंग थी, उसका वेस्ट वाटर था वहाँ पे, क्या हुआ कि जिंजो रिवर थी, उसमें उसमें जाने दिया लोगों ने। उसके बाद राइस कंटामिनेट हो गया, राइस से फिर बॉडी में जो लोग खाया वो लोग कंटामिनेट हो गए, तो उसमें बोन डिमिनरलाइजेशन होने लगा, ठीक है, किडनी पे इफेक्ट पड़ने लगा। तो हमारा हो गया क्या, वो हमारा हो गया इटाइटाइड डिजीज। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, टोपोग्राफिक फैक्टर्स इट डायरेक्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, कि जो टोपोग्राफिक फैक्टर होते हैं किसको अफेक्ट करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है, किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं। तो टोपोग्राफी क्या हो गया, जैसे फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि लैंडस्केप हो गया, जैसे स्लोप है, एलिवेशन एस्पेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बात, क्या है, ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स है। दिस किसको कुछ ना इनडायरेक्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, किसको इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं, ठीक है, टोपोग्राफिक। तो बायोफिजिक फैक्टर्स को, क्लाइमेटिक फैक्टर्स को, एटमोसफेयर, तो एटमोसफेयर का बात है, तो उससे तो इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक कह सकते हैं कि हाँ हाइट के साथ बढ़ता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो वो तो बात अलग हो गया। क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी ठीक है, कुछ कुछ जैसे कि पहाड़ आ गया तो इधर की ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, या फिर इधर का रेन नहीं जाएगा, तो ये तो थोड़ा बहुत हो गया। फिर बायोटिक फैक्टर्स भी उतना नहीं है, ठीक है। टोपोग्राफिक फैक्टर्स इनडायरेक्टली अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, इडाफिक फैक्टर्स को, ठीक है। इडाफिक क्या है, तो सॉइल प्रॉपर्टीज को, ठीक है, कि जो सॉइल से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको वो इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेनली जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स है वो इनडायरेक्टली इनको इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इडाफिक फैक्टर्स को इफेक्ट करता है, जैसे कि सॉइल का फॉर्मेशन है, ठीक है, उसका वाटर ड्रेनेज कितना रहेगा, वैलीज की बात है, ठीक है। एस्पेक्ट्स होता है, तो जैसे कि जो विंडवर्ड साइड है तो वहाँ पे क्या होगा, मॉइस्चर सॉइल होगा। जो लीवर्ड साइड है, ठीक है, जिधर हवाएं नहीं आती हैं तो उधर कम होगा, ठीक है। इरोजन रेट ये सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे, तो वही चीज़ यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट है सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये तो बहुत ही आसान है, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, टोपोस्फेयर, आइनोस्फेयर, मेसोस्फेयर, टोपोस्फेयर, नहीं, टोपोस्फेयर सबसे पहले आता है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, आइनो। तो हमारा ऑप्शन डी इसमें सही है, ठीक है।
ये चीज़ ध्यान देने वाले। तो ये तो वर्टिकल अपना जो जोनेशन है, जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर का, तो वो तो है, उस पर लेयरिंग जो उस पर है, ठीक है। जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर आएगा जो कि 12 to 50 किलोमीटर है। फिर अपना मेसोस्फेयर आएगा जो कि 50 से 80 किलोमीटर है, ठीक है। फिर मेसो के बाद अपना आइनोस्फेयर आ जाएगा जो, ठीक है। उसके बाद अपना एक्सोस्फेयर हो गया। तो ये सब तो चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है कि अलग अलग लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, टेम्परेचर हाइट के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर में फिर से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो हम इसमें एक बना लेते हैं, जैसे कि ये बेटर एकदम तुरंत से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। एकदम बहुत आसान सा है। जैसे कि ये एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सपोज टेम्परेचर है 28 17 18 डिग्री, तो यहाँ से टेम्परेचर घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा। फिर टोपोस्फेयर आ गया तो फिर थोड़ा सा, फिर टोपोपॉज आ गया, फिर टोपोस्फेयर में बढ़ेगा, ठीक है। फिर मेसोस्फेयर में घटेगा घटेगा घटेगा, फिर उसके ऊपर जो अपना आइनोस्फेयर है उसमें फिर से बढ़ेगा, ठीक है। और जो हमारा जैसे जो बनता है ना ऑरोरास, ठीक है। तो चाहे ऑरोरा बोरेलिस हो चाहे ऑस्ट्रेलिस हो, वो सब कहाँ होता है, वो हमारा होता है आइनोस्फेयर में ही, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और आज जो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो भी वहीं पे ऑर्बिट करता है, ठीक है। और उसके ऊपर है एक्सोस्फेयर, मतलब वो तो फिर वो हो गया कि अब जहाँ तक बाउंड्री है तो वो उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट आइनोस्फेयर तक है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे प्रॉपर दिया हुआ है, ठीक है। क्या होता है कि ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है। बहुत सारे एरोप्लेन्स है ना, ये लोअर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, इस लेयर में, ठीक है। ओजोन के जस्ट नीचे इस लेयर में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड व्लाउड कुछ नहीं होता है, तो मस्त, ठीक है। कोई टर्बुलेंस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो आराम से मस्त उड़ते हैं, ठीक है। और मेसोस्फेयर में बहुत सारे जो मटेरियल्स आते हैं वो इसमें बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है। थर्मोस्फेयर में अपना रेडियो सिग्नल ये सब की बातें भी होती हैं, ओके। इसको आइनोस्फेयर भी बोलते हैं। और उसके ऊपर तो फिर अपना एक्सोस्फेयर है। फिर चलते हैं नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल डज नॉट इन्वॉल्व बायोलॉजिकल फिक्सेशन। किसमें से इनमें से किसमें बायोलॉजिकल फिक्सेशन नहीं होता है, ठीक है। कौन सा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो कि इन्वॉल्व नहीं करता है बायोलॉजिकल फिक्सेशन। ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन फॉस्फोरस साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में भी बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, ठीक है। होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, जैसे कि राइजोबियम है, ये सब करते हैं। कार्बन में भी होता है, प्लांट से डायरेक्टली फिक्स करता है, ठीक है। जो कैल्विन साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। CO2 को फिक्स करता है ना सॉलिड ऑर्गेनिक कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर फॉस्फोरस साइकिल में होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या होता है, फॉस्फोरस साइकिल, ओके। तो फॉस्फोरस साइकिल में भी मतलब बायोलॉजिकल अपटेक है, ठीक है। बायोलॉजिकल अपटेक है उसमें भी, फॉस्फोरस साइकिल में भी, ओके। तो इसमें पूछा है कि किस में नहीं होगा, ठीक है। तो वो है ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन, वो है हमारा ऑक्सीजन साइकिल, ठीक है। ऑक्सीजन साइकिल में नहीं होता है, ठीक है। कोई बायोलॉजिकल फिक्सेशन नहीं होता है उसमें, ठीक है। क्योंकि एक तो हाईली रिएक्टिव है, इट डज नॉट नीड टू बी फिक्स टू बी यूटिलाइज्ड, ठीक है। बायोलॉजिकल सिस्टम डायरेक्टली यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। सेलुलोज जैसे हम सांस से डायरेक्टली, हमको फिक्स नहीं करना पड़ता है, हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं ना। और O2 इंट्रोड्यूस टू द एटमोसफेयर एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस rather than being drawn from the air to build biomass, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो इन्वायरमेंटल स्टैटिस्टिक होता है उसमें P वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। इंडिकेट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। विच P वैल्यू इंडिकेट द सिग्निफिकेंस को, मतलब कौन सा P वैल्यू कितना आएगा तो वो कहे कि ठीक है आप जो टेस्ट किए वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। इसका क्या आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें सबको पता है, तो बेसिक बात है कि पे वैल्यू ग्रेटर दैन 0.05 नहीं। पी वैल्यू जब भी 0.05 से कम आएगा 0.05 से, तो उसको माना जाता है कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। जो पी वैल्यू है, जिस पी वैल्यू मतलब होता है प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ठीक है। तो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है किस चीज़ का, नल हाइपोथेसिस में, ठीक है। नल हाइपोथेसिस का जब हम सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ये है
ये क्या दिखाता है कि ये क्वांटिफाई करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग टेस्ट रिजल्ट्स, ठीक है, एटलीस्ट एज एक्सट्रीम एज द रिजल्ट्स एक्चुअली ऑब्जर्व्ड, एज्यूमिंग दैट नल हाइपोथेसिस जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो जब 0.05 से अगर कम रहता है, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस देता है नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट कि देयर इज लेस देन 5% प्रोबेबिलिटी दैट जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और जो हमारा रिजल्ट है वो सच है। मतलब कि नल हाइपोथेसिस 5% से भी कम चांस है कि सही है और जो हम कह रहे हैं वो ज़्यादा सच है, ठीक है। और उसके बाद हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये होता है हमारा। तो इसमें हमारा टेस्ट हमारा चाहिए 0.05, ठीक है। ये देखो इस तरह के सवाल आते थे पहले और अब इस तरह के सवाल वापस आने शुरू हो गए हैं और इसके लिए आप मेंटली हर तरह से प्रिपेयर रहना होगा भाई, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो वही एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे, फिर थोड़े से और डिटेल्स यहाँ पे पी वैल्यूज़ के दिए हुए, तो आप देख सकते हो जैसे पी वैल्यू है, ठीक है, कि राइट टेल टेस्ट होता है, उसमें एक लेफ्ट टेल होता है, ठीक है, फिर टू टेल टेस्ट होता है। ओके, और पी वैल्यू में क्या है, पी वैल्यू जो हमने बात की प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। अगर हमारा पी वैल्यू है, ठीक है, जो बहुत स्ट्रांग है, हाईली सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, तो वो तो बहुत मतलब रिजेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। मोस्टली वो अनलाइकली है नल हाइपोथेसिस के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें जो हमने वैल्यू लिया है उसके लिए ये चीज़ होती है। तो जो भी हम मतलब स्टैटिस्टिकल टूल है, जो भी हम कैलकुलेट किए, जो भी जैसे कि एक एज्यूम करते हैं ना, एक है कि दो वैल्यूज लेते हैं, एक वैल्यूज की जो हमने ऑब्जर्व किया कि ये चीज़ आया, दूसरा लेते हैं कि एक जस्ट उसका अपोजिट नल हाइपोथेसिस लेते हैं कि नहीं भाई जो ऑब्जर्व किए वो ठीक है, कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि ये चीज़ सही है, ठीक है, एकदम अपोजिट। तो जब जो नल हाइपोथेसिस है ना उसका जब आता है ना पी वैल्यू, ठीक है, वो जब जो क्या बोलते हैं 5% से कम आता है, 5% से कम यानी कि 0.05 से कम पी वैल्यू आता है, तो उसका मतलब मान जाते हैं कि नहीं जो नल हाइपोथेसिस है वो गलत है, ठीक है। मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ नेचुरल गैस वेरीज जनरली फ्रॉम, जो कैलोरिफिक वैल्यू है वो वेरी करता है जनरली फ्रॉम किसके किसके बीच में वैल्यू वेरी करता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें मोस्टली आंसर है 60,000 to 80,000, लेकिन कहीं कहीं कन्फ्यूजन भी है, ठीक है। कहीं कहीं आप देखोगे मतलब यूजीसी नेट में मोस्टली 16 to 80,000 माना गया है, लेकिन जो टिपिकली जो स्टैंडर्ड पाइप नेचुरल गैस होता है ना उसका टिपिकली 8,500 से 10,000, ठीक है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर मीटर क्यूब होता है, ठीक है। ये तो स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है, लेकिन मतलब यूजीसी नेट ने कई बार क्या बोलते हैं इसको आंसर माना, ठीक है, 30,000 to 1800 को, सॉरी 16,000 से 1800 को आंसर माना है, ठीक है, सी ऑप्शन। तो एक तरह से ये देखा जाए ना तो ये प्योर फॉर्म में जब रहता है ना, जो पाइप नेचुरल गैस नहीं, जो प्योर हमारे घर पे आता है तो वो लगभग ये इतना ही रहता है, ठीक है। घर पे जो आता है वो कम हो जाता है, कम रहता है थोड़ा सा कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन जो है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेफरेंस में हम इसी पे यूज करते हैं, ठीक है। ओके, तो यही है। तो इस तरह से ना कैलोरीफिक वैल्यू अलग अलग आता है, जैसे कोल में है, कोल हो गया तो कोल में अलग अलग होते हैं, जैसे पीट है, लिग्नाइट है, बिटुमिनस है, एंथ्रासाइट है, तो उसमें एंथ्रासाइट के सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। तो ऐसे ही कर करके हमें सब याद करना होगा कि किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। जैसे कि सबसे कम अगर बात करें जो भी फ्यूल्स हैं तो उसमें सबसे कम हो जाएगा कोल का, ठीक है, ठीक है, सबसे कम कोल का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाए तो जो कोल का होता है ना वो डिपेंड करता है कौन से कोल पे है, तो कई बार ये आगे कई बार पीछे होता है। वुड का हो गया तो वुड पे भी डिपेंड करता है कि अगर उसमें मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होगी, मॉइस्चर कम है एकदम सूखा है तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इन सब चीज़ों से इस तरह से फिर एक तरह से और हम कैलकुलेट करते हैं कि जो CO2 इमिशन है पर यूनिट कितना होगा कि किस चीज़ को जलाएंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोल का हमेशा ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा CO2 कोल को जलाने पर ही होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से अलग अलग है, इसकी रैंकिंग भी होती है, ठीक है, कि सबसे ज़्यादा किसका, सबसे कम का, फिर उससे कम किसका, उसके कम किसका, ठीक है। तो ये सब कैलोरी वैल्यू ज़रूरी है, ठीक है। तो जो हमने अभी नेचुरल गैस की बात की तो वो तो लगभग उसमें मीथेन होता है 85 to 95%, ठीक है। तो उसकी कैलोरी वैल्यू हाई होती है, ठीक है, खासकर इंडस्ट्रियल लेवल पे।
तो वो एक कन्फ्यूजन रहता है कि यूजीसी नेट में क्या मारे हैं क्या मार, कुछ बुक में लिखा रहता है अलग, कुछ बुक में अलग लिखा रहता है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा कि बायोगैस प्राइमरीली किस चीज़ से होता है, कि इथेन होता है, तो नहीं, इथेन तो नहीं होता बायोगैस में, ठीक है, इथेन नहीं होता है, ठीक है। तो बायोगैस में सबसे पहले तो इथेन तो होगा नहीं, और ठीक है, तो इथेन नहीं होता है। और उसके बाद मीथेन एंड CO2 ओनली, तो ये देख सकते हैं मीथेन CO2H2, तो ये ज़्यादा सही है, ठीक है, कि मीथेन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है, नाइट्रोजन भी होता है, फिर इस हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है, H2S भी होता है ट्रेस अमाउंट में। और मतलब खासकर जो कार CO2 है और हाइड्रोजन सल्फाइड है उसको कंबसन से पहले खासकर हाइड्रोजन सल्फाइड को स्पेशली मतलब फिल्टर करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, ताकि जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं ना वो कोरोड ना हो, ठीक है, क्योंकि वो फिर सल्फर ऑक्साइड बना लेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड जब बर्न होगा और उसको ऑक्सीजन मिलेगा और फिर वो कोरोड कर देगा इक्विपमेंट्स को, तो इसलिए उसको हम फिल्टर करके ही मोस्टली यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये तो बायोगैस जो प्रोडक्शन होता है उसका होता है। तो जो बायोगैस तो मोस्टली हमारा जो एनारोबिक डाइजेशन होता है उसके थ्रू होता है, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस हो गया, जहाँ पहला प्रोसेस स्टेप होता है, फिर एसिडोजेनेसिस होता है, फिर एसिटोजेनेसिस होता है, फिर मिथेनोजेनेसिस होता है जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं, ठीक है। और फिर इंडिया में अलग अलग तरह के बायोगैस प्लांट है, दो तरह के, एक है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो केविक मॉडल है, ठीक है, जो कि फ्लोटिंग ड्रम डिजाइन करते हैं। दूसरा है दीनबंधु मॉडल जो कि फिक्स डोम है, जो चीपर है और ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। और इंडिया का अपना नेशनल बायोगैस प्रोग्राम भी है कि भाई इंडिया में लगभग 5 मिलियन फैमिली साइज है जो कि बायोगैस का प्लांट्स को इस्तेमाल करती है, और इंडिया का टारगेट है कि 5 मेगावाट भाई बायोगैस बेस्ड पावर बनाएं हम, ओके। तो उसका बहुत सा आसानी से कर सकते हैं, जैसे सॉलिड म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट लैंडफिल्स है तो वहाँ से भी हम मीथेन जनरेट होता ही है, तो वहाँ से निकल सकते हैं। सीवेज जो ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जैसे डाइजेस्टर है तो वहाँ से गैस निकलता है मीथेन, तो उसको भी ट्रैप कर सकते हैं। जो पोल्ट्री फार्म है, डेयरी फार्म्स है, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। उसके लिए प्रॉपर हमें प्लानिंग और रूल्स रेगुलेशंस ये सब चीज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब तो तरीका है। चलते हैं नेक्स्ट। तो ये केमिकल कंपोजिशन है, तो केमिकल कंपोजिशन होता है हाइड्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड भी होता है जो कि कोरोजन करता है, और ट्रेस वाटर वेपर भी होता है, ठीक है। और CO2 तो होता ही होता है, ठीक है। तो इसको अलग अलग मतलब कई बार होता है कि अलग अलग तरीके से हम इसको फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं। तो ये है बायोगैस प्रोडक्शन कि जब भी हम फीड स्टॉक डालते हैं जैसे एनिमल मैन्योर, एग्रीकल्चर या फूड वेस्ट, ठीक है, या सीवेज स्लज, तो फिर हाइड्रोलाइसिस होता है। पहले तो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक पॉलीमर हैं वो सिंपलर कंपाउंड में टूटते हैं, ठीक है, मोनोमर्स में मोस्टली, ठीक है। फिर वो एसिडोजेनेसिस होता है, जो सोल्यूबल कंपाउंड्स हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं वोलेटाइल फैटी एसिड्स में, ठीक है, अल्कोहल्स में। और जैसे उसमें उस टाइम में, ठीक है, हाइड्रोजन भी थोड़ा बहुत कार्बन भी निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है एसेटोजेनेसिस, ठीक है, कि उनको फिर एसीटेट में कन्वर्ट होते हैं। फिर है मिथेनोजेनेसिस जो मीथेन है, ठीक है, और वो फिर कन्वर्ट होते हैं जो एसीटेट बनता है यहाँ पे एसिडोजेनेसिस में, वो एसीटेट कन्वर्ट होता है मिथेनोजेनेसिस में मीथेन में, ठीक है। और फिर उसके बाद वो बायोगैस हो जाता है लीच के लिए रेडी कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो उनका ऐसे हो जैसे कि ये फीड स्टॉक इनलेट होता है, फिर ये प्री ट्रीटमेंट करते हैं कि अच्छा पत्थर वत्थर ये सब ना चला जाए, प्लास्टिक वगैरह वो सब ना जाए, फिल्टर आउट करके फिर अपना जाता है। फिर वहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन होता है, फिर उसके हिसाब से वो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ये एक रिन्यूएबल सोर्स है, ये ध्यान रखना है। कंसनट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमोसफियर वाटर फ्री बेसिस इज अप्रोक्सीमेटली, जो कंसनट्रेशन है CO2 का एटमोसफियर में, ठीक है, वो कितना है सपोज। तो ये जब क्वेश्चन आया था ना, तो इसमें कोई भी आंसर आपको नहीं दिखेगा कि जो 0.0, ठीक है, 0.004 ppm की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 0.004% की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन ओपन नहीं था कि 0.004% या उससे ज़्यादा की बात कर रहा हूँ। ये सारे सब 3 में है क्योंकि क्वेश्चन आया था 10 साल 12 साल पहले, ठीक है, तो उस समय तो उतना ही था। तो इसमें आपका सही आंसर है डी 0.038। फिर भी ये बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अब के समय में क्या हो गया 420 ppm तक पहुँच गया अब तो हम, ठीक है, उसको भी क्रॉस ही कर रहे हैं, मतलब 0.0421% तक पहुँच गए। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में क्या था पता है 280 था, 0. इंडस्ट्रियल लेवल में 0.028 पर था, इतना था परसेंट बस। अब वो तो बढ़ के उसका तो हम पहुंच गए 4 तक, ठीक है। 4 के भी अब कुछ दिनों में हमको लगता है 10 साल में 5 भी पहुंच जाएंगे। तो जैसे जैसे एटमोसफियर में CO2 नहीं इंक्रीज होगा ना, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा,
तो ये उसमें क्वेश्चन के हिसाब से डी सही है, लेकिन अभी जो आंसर आएगा तो आप उसमें मार्क करेंगे 421 ppm या उससे ज़्यादा की अगर वैल्यू दी हो, ज़्यादा भी नहीं, ये नहीं कि 5 दे दे, नहीं 421 ठीक है, 430 ppm इसी के अराउंड, ठीक है अभी चल रहा है करंट टेम्परेरी में। ओके, तो ये उसी हिसाब के समय था। तो जब अर्ली टू मिड 20,000 में बना था, ठीक है, मेनली 2010 का क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ये वही था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट हमारा मिथेनाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द प्रोसेस ऑफ, जो मिथेनाइजेशन है वो कौन से प्रोसेस के द्वारा होता है, इंसिनेशन, पायरोलाइसिस, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की एनारोबिक फर्मेंटेशन। तो उसका सही आंसर क्या होगा आप बताओ सोच के कि इसमें क्या हो सकता है आंसर सही, ठीक है। इंसिनरेशन में तो सब कुछ जला देते हैं तो वो तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है कि इंसिनरेशन में तो सब कुछ जला देते हैं, कंबसन कर देते हैं, सब कुछ जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, हीट निकलता है, CO2 निकलता है, गैस निकलता है, तो मीथेन तो निकलता नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। पायरोलाइसिस में क्या करते हैं, तो पायरोलाइसिस भी तो होगा नहीं, क्योंकि पायरोलाइसिस में भी हम सेम ही करते हैं, ठीक है, कि वहाँ पे तो पायरोलाइसिस में क्या करते हैं हम कि वो हाई टेम्परेचर पे, प्रेशर पे उसको हम करते हैं, और उसके बाद उसमें सीन गैस, बायोआल, बायोचार ये सब निकलता है, तो यहाँ भी मीथेन तो नहीं निकलता, ठीक है। एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो यहाँ पर तो इथेनॉल निकलता है इसमें, ठीक है, और CO2 निकलता है, ठीक है, ये नहीं निकलता है। इसका सही आंसर क्या होगा, एनारोबिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू ही हम मिथेनाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो मिथेनाइजेशन क्या है, सिंपल सा कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कन्वर्टिंग ऑर्गेनिक मैटर इनटू मीथेन, ठीक है, और CO2 थ्रू एनारोबिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू, ठीक है। और ये कब होता है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, कि ऑक्सीजन उस समय नहीं हो, ठीक है, तो उसके थ्रू ये होता है, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस होता है जैसे कि एक हाइड्रोलाइसिस होता है, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस होता है, 4 स्टेज होता है हाइड्रोलाइसिस की। पहले पॉलीमर को सिंपल मोनोमर्स में तोड़ेंगे, फिर अभी जो पहले बात कर रहे थे एसिडोजेनेसिस होता है, ठीक है, ओके, जो बैक्टीरिया कन्वर्ट करेंगे मोनोमर्स को, ठीक है, फैटी एसिड्स में, ओके। उसके बाद अपना होता है एसिटोजेनेसिस होता है तीसरा, कि जो फैटी एसिड है वो फर्दर कन्वर्ट किए जाएंगे एसीटेट में, ठीक है, एसिटिक एसिड में। उसके बाद नेक्स्ट आता है मिथेनोजेनेसिस, ठीक है, जहाँ पे आर्किया बैक्टीरियाज होते हैं, मिथेनोजेनिक आर्किया, वो सब क्या करते हैं कि इसको कन्वर्ट करते हैं एसिटिक एसिड को फाइनली मीथेन में, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, ओके। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। तो यहाँ पे मिथेनाइजेशन का प्रोसेस है, हाइड्रोलाइसिस, एसिटोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस, सिंपल वो जो अपना हमने पढ़ा ना, ठीक है, कि अपना जो अभी इसके पहले जो एक दो पहले जो क्वेश्चन था हमारा, ठीक है, जो रिलेटेड था हमारा मीथेन प्रोडक्शन से रिलेटेड, जो कि बायोगैस में होता है, ये वो बायोगैस का ही प्रोसेस है, वहीं पे मिथेनाइजेशन होता है, सिंपल सा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। ड्यूरिंग पेट्रोलियम रिफाइनिंग डीजल ऑयल इज ए फ्रैक्शन ऑप्टेन बिटवीन, कौन से बॉइलिंग टेम्परेचर, ये क्वेश्चन याद कर लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बार आ जाएगा, ठीक है, कौन सा इसमें से होता है, ठीक है, किस टेम्परेचर पे हमको मोस्टली मिलता है, ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, कि 40 to 120 डिग्री, 180 to 250 डिग्री, 250 to 320 डिग्री, 350 से 350 डिग्री, कितना कौन सा इसमें से सही होगा, ठीक है। तो ये तो ध्यान रखना है कि जो सबसे 40 to 120 डिग्री, तो बहुत ही मतलब लो होता है, ठीक है, इस पर तो मोस्टली LPG जो गैसोलीन है, जो सबसे गैसियस फॉर्म है वो पहले निकल जाएगा। जो 150 से 250 डिग्री है, ठीक है, 180 से 250 डिग्री या 150 to 250 डिग्री कर लें, तो यहाँ पे तो मोस्टली जो कार्बन 11 से C14 के लोग निकलते हैं, ठीक है। तो वो मोस्टली वो आगे जैसे कि किरोसिन है, जेट फ्यूल हो गया, वो सब हो गया। और इसके पहले निकलता है कौन सा, गैसोलीन। गैसोलीन कहाँ से निकलता है, वो 40 गैसोलीन, पेट्रोल, ये सब गैसोलीन को ही पेट्रोल बोलते हैं, ठीक है। पेट्रोल, LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस होता है, पेट्रोलियम गैस होता है, वो सब कहाँ निकलते हैं, 40 से 120 डिग्री में। उसमें भी सबसे पहले LPG निकलता है, ठीक है। LPG के बाद अपना फिर पेट्रोल निकलता है, ठीक है। पेट्रोल के बाद अपना ये 150 डिग्री से 250 डिग्री के बीच में अपना क्या, केरोसिन निकलता है, ठीक है। तो फिर डीजल कहाँ निकलता है, डीजल और गर्म करेंगे 250 to 320 डिग्री पे डीजल निकलता है, ठीक है, नॉट गीजल, डीजल,
ठीक है। उसके ऊपर 350 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो फिर वहाँ 300 से 350 डिग्री, तो वहाँ पे हेवी फ्यूल ऑयल निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलते हैं, और जो लास्ट में बच जाता है जैसे कि रेसिड्यू होते हैं, बिटुमेन हो गया, असफाल्ट हो गया, वैक्स हो गया, तो वो 350 के ऊपर रह जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या है हमारा? डीजल। चलते हैं नेक्स्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये प्रोसेस है। ठीक है, सबसे पहले रिफाइनरी गैस निकलता है जो एलपीजी हमारा है। ठीक है, फिर गैसोलीन पेट्रोल निकलता है हमारा। ठीक है, फिर नैफ्था निकलता है, पेट्रोलियम फीडस्टॉक सॉल्वेंट है, फिर किरोसिन निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर लुब्रिकेंट ऑयल, फ्यूल, फिर रेसिड्यू बिटुमेन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इन सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट द बायोलॉजिकल फिल्म कम्युनिटी फाउंड इन ए ट्रिकलिंग फिल्टर इज कॉल्ड। ठीक है, जो सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, जो बायोलॉजिकल फिल्म है, जो कि ट्रिकलिंग फिल्टर में यूज होता है, तो क्या होता है? बायोलॉजिकल फिल्म। तो एल्गल फिल्म होता है नहीं, बैक्टीरियल लेयर होता है नहीं। ठीक है, एल्गा क्यों? क्योंकि एल्गा आर नॉट प्राइमरली बायोफिल्म कम्युनिटी इन ट्रिकलिंग फिल्टर, क्योंकि उनके अंदर इनसफिशिएंट लाइट है, उनके अंदर नहीं है। ठीक है, फिर बैक्टीरिया रहता है, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं लेकिन अकेले नहीं होते। ठीक है, तो वो तो फिर नहीं होगा। फिर फंगल मैट है, तो फंगल मैट भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? ठीक है, जुगलोई फिल्म। ठीक है, तो जुगलोई फिल्म जो होते हैं, ठीक है, जुगलोई फिल्म जो होते हैं वो यूज होते हैं, एक तरह से बायोलॉजिकल स्लाइम कह सकते हैं। ठीक है, ओके, ये फिल्टरिंग के लिए, ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए यूज होता है। ठीक है, सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस में। ओके, तो उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बारे में और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, 12 क्वेश्चन तक। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको पॉज करके आप देख लेना, डिटेल्स थोड़े नोट डाउन कर लेना अगर जो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।